Hello guys, let's begin the conceptual journey of chemistry with Scholars Zone। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिसिटी। आप सभी को पता है, चाहे 12th बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आज इसी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे, स्टेप वाइज तरीके से समझेंगे, ताकि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि बेसिसिटी वर्ड एक्चुअल में बना किससे है? बेस से ही तो बना है। तो अगर हम ये समझ लें कि बेस क्या होता है तो उस बेसिस पे हम बेसिसिटी को समझ लेंगे। बेस क्या होता है ये जानने से पहले आप मुझे ये बताइए कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन देते हैं, तो एसिड का उल्टा कर दो तो बेस बन जाएगा। अगर एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं तो बेस क्या हो जाएंगे? वो सब्सटेंस जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? बेस क्या करते हैं? एक्सेप्ट H+ आयन, और H+ आयन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेस वर्ड से ही क्या बना है? बेसिसिटी वर्ड बना है। तो बेस का मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस जो H+ लेते हैं। तो बेसिसिटी का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। अगर किसी कंपाउंड की H+ आयन करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, हम बोलेंगे उस कंपाउंड की बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। क्लियर? कोई कंपाउंड जितना इजीली, जितना आसानी से H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड की बेसिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, सारा खेल किसका है? H+ को एक्सेप्ट करने का ही है। तो देखिए, अगर मैंने लिखा अमोनिया, हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये अमोनिया H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये अमोनिया H+ आयन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा तो हम क्या बोलेंगे कि अमोनिया बेसिसिटी शो करेगा। ठीक है, तो देखिए, खेल किसका है? H+ का ही तो है। H के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो H+ कहाँ पे जाएगा? जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, या मैं बोलूँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अब अमोनिया में देखिए, हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। लॉन पेयर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज ही तो है। तो H+ को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। तो इस लॉन पेयर के कारण ये H+ आसानी से नाइट्रोजन के पास, यानी मैं बोलूँ अमोनिया के पास, आसानी से चला जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। H के ऊपर प्लस चार्ज है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही। तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर और नाइट्रोजन, अमोनिया क्या करता है? बेसिसिटी शो करता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा था कि H+ को अगर कोई कंपाउंड आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बेसिक नेचर शो करेगा। अब क्या अमोनिया H+ को आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर और नाइट्रोजन। तो अमोनिया H+ को आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि अमोनिया कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक नेचर शो करेगा। समझ गए आप बेसिसिटी का मतलब? अब देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस H+ को ये लॉन पेयर जितने आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, इस H+ को कोई लॉन पेयर जितना आसानी से अवेलेबल होगा, ये H+ उस लॉन पेयर की तरफ ज़्यादा आसानी से भागेगा। और ज़्यादा आसानी से भागेगा, इसका मतलब कह सकते हैं वो कंपाउंड उस H+ को क्या कर रहा है? आसानी से ईजिली एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम क्या बोल देंगे? उस कंपाउंड की बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो सारा खेल क्या है कि कंपाउंड में किसी एटम पर लॉन पेयर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, साथ में उस लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी कि वो लॉन पेयर इस H+ को आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं। दो चीज़ें हैं, पहला तो लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा है कि ये लॉन पेयर इस H+ को आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। इस H+ को ये लॉन पेयर आसानी से मिलने भी चाहिए। क्लियर? अब देखिए कैसे। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ lone pair for
H प्लस आयन जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि लॉन पेयर H प्लस को आसानी से मिल जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? जब भी बेसिसिटी का क्वेश्चन आए आपको तो क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H प्लस, यानी H प्लस आयन को लॉन पेयर जितना आसानी से मिलेगा उतना ही वो कंपाउंड H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, या मैं बोलूँ उतना ही H प्लस उस कंपाउंड के पास भागेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है वो H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, और H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? बेसिसिटी कहलाती है। तो हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H प्लस आयन जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जब भी बेसिसिटी का क्वेश्चन आए आपको तो बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H प्लस आयन जितनी ज़्यादा होगी बेसिसिटी उतनी हाई होगी। क्लियर? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब देखिए इधर, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देखिएगा, इस ट्रिक से ही आप निकाल लेंगे। अगर H प्लस को लॉन पेयर आसानी से मिल जाते हैं तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। कैसे? देखिएगा बेसिसिटी के क्वेश्चन हमेशा आपके कहाँ से आएंगे? एमीन से ही आएंगे। ठीक है, एसिडिटी के क्वेश्चन तो कहाँ से आते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अल्कोहल हुआ या फिनॉल हुआ, वहाँ से एसिडिटी के क्वेश्चन आएंगे। और बेसिसिटी के क्वेश्चन हमेशा कहाँ से आएंगे? एमीन से रिलेटेड आएंगे। क्यों? क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर और नाइट्रोजन एमीन बेसिक नेचर शो करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एमीन भी देखिए दो टाइप के हुए, एक हो गया एलिफेटिक और एक हो गया एरोमेटिक। एलिफेटिक एमीन और दूसरा हो गया एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का एग्जांपल क्या हो गया? एनिलीन। देखिए इसका एग्जांपल तो क्या हो गया? एनिलीन। बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। और एलिफेटिक एमीन क्या हो गया? RNH2। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा। बेसिक नेचर तो दोनों ही शो करेंगे क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो H प्लस दोनों की तरफ जाएगा, H प्लस दोनों की तरफ जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि H प्लस फास्ट किसकी तरफ जाएगा, ईजीली किसकी तरफ चला जाएगा। यानी हमें ये देखना है कि कंपैरेटिवली दोनों में से बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, और NH2 का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस R इफेक्ट लगता है। क्लियर? अब प्लस R क्या होता है, माइनस R क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो अब क्या होगा? प्लस R इफेक्ट शो करने के कारण रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के द्वारा इस एनिलीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस होने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर था वो किस में चला गया? रिंग में चला गया। देख रहे हो आप, एरो से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि NH2 ग्रुप के प्लस R इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो बेसिकली कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये H प्लस आएगा कहाँ पे? H प्लस कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे इसको लॉन पेयर मिलेगा। यहाँ पे लॉन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, तो H प्लस कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन के पास जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या इसको लॉन पेयर मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉन पेयर तो प्लस R इफेक्ट के कारण, रेजोनेंस के कारण कहाँ पे शिफ्ट हो गए? बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो गए। तो इस H प्लस को यहाँ पे लॉन पेयर आसानी से मिल नहीं पाएगा, और H प्लस जब आसानी से मिल ही नहीं पाएगा तो क्या H प्लस इसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H प्लस यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गई। तो बेसिसिटी भी इस एनिलीन की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ज़्यादा बेसिक कौन होगा? एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होंगे किसकी तुलना में? एरोमेटिक एमीन की तुलना में। क्या ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? क्लियर? अब एलिफेटिक में क्या है? एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस होगा नहीं, तो H प्लस आएगा लॉन पेयर की तलाश में, और उसको लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो लॉन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स है।
जबकि एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस के कारण डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस ट्रिक को काम में ले सकते हैं। एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन वाले केस में अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H+ कम हो रही थी, तो बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और एलिफेटिक में नाइट्रोजन पर जो लॉन पेयर वो H+ को आसानी से मिल रहा था, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H+ यहाँ पे ज़्यादा थी, इसलिए एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी एरोमेटिक की तुलना में ज़्यादा होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? तो आप ट्रिक की अच्छी से समझ गए होंगे। जब भी बेसिसिटी का क्वेश्चन आए आपको ये ट्रिक अप्लाई कर देनी है। ठीक है। एसिडिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसकी क्या ट्रिक होती है उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर जाकर देखिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, तो हम ये तो समझ गए हैं कि जो एलिफेटिक एमीन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा किसकी तुलना में, एरोमेटिक एमीन की तुलना में। तो फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। सिंपल सी यही ट्रिक काम में लेनी है, देखिएगा। बेसिसिटी का ऑर्डर ही बताना है। एनिलीन और दूसरा मैंने ले लिया ये कंपाउंड NH और CH3। ठीक है, बताइए भाई इन दोनों में बेसिसिटी का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? दोनों ही एरोमेटिक है ना, दोनों ही एरोमेटिक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे। एनिलीन में तो नाइट्रोजन से क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, सेकेंड जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, और मिथाइल ग्रुप कैसा होता है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब आप कहेंगे हाइड्रोजन भी जुड़ा है, तो हमेशा ध्यान रखिए हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, हमें क्या देखना है, बेसिसिटी देखना है। और बेसिसिटी के लिए हम ये देखेंगे कि H+ को लॉन पेयर कहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं। जहाँ पे लॉन पेयर H+ को ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होंगे वहीं पे H+ जाएगा और वहीं पे बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अब हमें पता है कि दोनों ही केस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये H+ को लॉन पेयर यहाँ पे ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होंगे तो H+ इधर जाएगा, यानी इस कंपाउंड की बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इस कंपाउंड में लॉन पेयर आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं H+ को, तो H+ इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो सारा खेल किसका है, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर का। तो अब इधर देखिए, यहाँ पे एनिलीन में तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। डिफरेंस कहाँ पे है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। जब भी ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो एक चीज़ सेम रहेगी, एक चीज़ डिफरेंट होगी। जो चीज़ डिफरेंट होगी वहाँ से आंसर आएगा। सेम क्या है, दोनों ही एनिलीन है। ठीक है, दोनों ही बेंजीन प्लस NH2 बेंजीन प्लस NH ग्रुप। ठीक है, यानी ये तो सेम हो गया। डिफरेंस कहाँ हुआ, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो आंसर अब कहाँ से आएगा कि अच्छा CH3 ग्रुप है, तो वो ना हो, जो हमारा आंसर है वो यहीं से निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो H+ कहाँ भागेगा, यहीं पे तो भागेगा। क्यों, क्योंकि H+ को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज ही तो चाहिए। तो सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले कंपाउंड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो H+ कहाँ भागेगा, यहीं भागेगा, यानी इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? आपको तो बस अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H+ देखना है और कुछ नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, कोशिश कीजिए। NH2 एनिलीन और ये दूसरा कंपाउंड, बताइए भाई किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। सिंपल वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक अपनाइए। अपने को ये देखना है कि H+ कहाँ भागेगा, H+ इधर जाएगा,
तो यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी और H प्लस इसकी तरफ भागेगा तो यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या लगता है सेम क्या है, बेंजीन रिंग यानी फिनाइल रिंग और नाइट्रोजन, यहाँ पे भी फिनाइल और नाइट्रोजन। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तो एक रिंग ही है जबकि यहाँ पे कितनी रिंग है, 2 रिंग, यानी एक रिंग एक्स्ट्रा है ना, तो इस एक्स्ट्रा रिंग का कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा और वहीं से हमारा आंसर आएगा। चाहे कोई भी ऑर्डर वाला क्वेश्चन आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक चीज़ तो सेम होगी। सेम क्या हो गया, देखो ये वाली चीज़ तो सेम हो गई ना, डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ यहाँ पे एक रिंग अलग है, एक रिंग एक्स्ट्रा है, तो हो ना हो हमारा जो आंसर आएगा, हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो इसी एक रिंग के रेस्पेक्ट में लगाएंगे। क्लियर। अब इधर देखिए, अब क्या होता है कि हमें पता है एरोमेटिक जो भी एमीन होगा या एनिलीन होगा तो उसमें रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिंग में। ठीक है, ऐसा एक ऐसा यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या 2 रिंग है, 2 रिंग होने के कारण पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरीके से भी रेजोनेंस हो सकता है या फिर इस तरीके से भी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ एक रिंग में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है रेजोनेंस के कारण, लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस रिंग में भी रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और इस रिंग में भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ हो जाएगी, इस वाले केस में हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए, जबकि यहाँ पे कितना रास्ता है, एक ही रास्ता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H प्लस यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से 2 रिंग में जा सकता है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H प्लस क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे एक ही रिंग से जा सकता है, तो कंपेरेटिवली इसकी तुलना में यहाँ पे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो H प्लस कहाँ ज़्यादा फास्ट भागेगा, इसकी तरफ, यानी बेसिसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, एनिलीन की ज़्यादा हो जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, एक रूम है जिसमें पूरा पानी से भरा हुआ है और एक दरवाज़ा है। अब दरवाज़ा आपने खोल दिया तो पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट लीजिए, एक रूम है वो भी पूरा पानी से भरा हुआ है लेकिन उसमें 2 दरवाजे, अब आपने दोनों दरवाजे खोल दिए तो पानी फास्ट किस में जाएगा, सेकंड वाले केस में जाएगा जिसमें 2 दरवाजे थे, है ना, सेम कॉन्सेप्ट। या एक दरवाज़ा खोला तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहे हैं, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जा सकता है, तो पानी जाने की टेंडेंसी यानी इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी इस वाले केस में हो गई, क्योंकि यहाँ 2 दरवाजे हैं, इसलिए यहाँ 2 दरवाजे वाले केस में पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए H प्लस कहाँ भागेगा, इसकी तरफ से आ गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आप तो ट्रिक ध्यान रखिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H प्लस ध्यान रखिएगा, आप बेसिसिटी के क्वेश्चन निकाल लेंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही लगाएं और क्या किया। ठीक है, अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे और देखते हैं। देखिए ये तो हम समझ गए कि एलिफैटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होगा एरोमेटिक की तुलना में। अब ये जो एलिफैटिक एमीन होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, हमें पता है कौन कौन से, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। RNH2, R2NH और R3N। ठीक है, ये क्या हो गया 1 डिग्री एमीन, ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन, ये क्या हो गया 3 डिग्री एमीन। ठीक है, डिग्री कैसे डिसाइड होती है, एमीन में डिग्री ऑफ नाइट्रोजन विल बी डिग्री ऑफ एमीन, जो नाइट्रोजन की डिग्री होगी वो एमीन की डिग्री होगी। और डिग्री निकालते कैसे हैं, नाइट्रोजन डायरेक्टली आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से हम डिग्री निकाल लेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एमीन, और यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन विल बी डिग्री ऑफ एमीन, जो नाइट्रोजन की डिग्री होगी यानी नाइट्रोजन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उसी हिसाब से हम एमीन की डिग्री डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि एलिफैटिक ज़्यादा बेसिक होगा एरोमेटिक की तुलना में। अब हम एलिफैटिक को और खोलेंगे तो एलिफैटिक कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप का हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम ये देखेंगे कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर शुरू करते हैं। देखिए अब अगर हम एलिफैटिक एमीन की बात करें यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की बात करें तो एलिफैटिक एमीन की जो बेसिसिटी होती है वो 3 फैक्टर द्वारा डिसाइड होती है। क्या बोला मैंने,
कि जो एलिफैटिक एमीन है उसकी बेसिसिटी 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर? पहला देखिएगा, पहला फैक्टर हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, किसमें? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में। अब हम पर्टिकुलर इनकी बात कर रहे हैं, एलिफैटिक एमीन की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या होगा? RNH2। 2 डिग्री का मतलब R2NH और 3 डिग्री का मतलब 3 R ग्रुप जुड़े होंगे नाइट्रोजन से। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? ये देखना है कि H+ किसके पास फास्ट भागेगा। अगर H+ इसके पास फास्ट भागेगा तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर H+ इसके पास फास्ट भागेगा तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? H+ किसके पास फास्ट भागेगा? जहाँ पे इसको लॉन पेयर आसानी से मिल जाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H+ ज़्यादा होगी। तो अब देखिएगा, हमें पता है कि R ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में बेसिकली क्या है डिफरेंस? क्या है? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप का ही तो डिफरेंस है। यहाँ पे 1 डिग्री एमीन में 1 R है तो 1 R ही इलेक्ट्रॉन देगा। 2 डिग्री एमीन में 2 एल्काइल ग्रुप है तो दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, और 3 डिग्री एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप है तो तीनों एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मुझे ये बताइए तीनों ही केस में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो जाएगी? 3 डिग्री एमीन में, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, और एल्काइल का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई इफेक्ट लगता है, पता ही है ना आपको। यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप होते हैं, तो 3 R ग्रुप जुड़े होने के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो H+ सबसे फास्ट कहाँ भागेगा? यहीं भागेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री एमीन में अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H+ क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये H+ यहाँ पे ज़्यादा भागेगा, यानी कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आया? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? चूँकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब इधर देखिए दूसरा फैक्टर कौन सा है जो बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन को डिसाइड करेगा? वो है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक यानी स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड, भीड़ भड़ाके से रिलेटेड, स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा, वो चीज़ अब हम देखेंगे। या हम बेसिकली भीड़ भड़ाके की बात करेंगे। देखिएगा RNH2 ये हो गया 1 डिग्री एमीन, ये हो गया 2 डिग्री एमीन, और ये हो गया 3 डिग्री एमीन। अब देखिएगा नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है सब में। अब हमें देखना है कि ये H+ कहाँ पर फास्ट जाएगा, कहाँ पर इजीली जाएगा, और इजीली वहीं पे जाएगा, फास्ट वहीं पे भागेगा जहाँ पर इसको लॉन पेयर आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब इस इफेक्ट में हम पर्टिकुलर भीड़ भड़ाके की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पे अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। तो देखिएगा 1 डिग्री एमीन में सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, जबकि 3 डिग्री एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो भीड़ भड़ाका हो गया। तो क्या H+ इस लॉन पेयर तक आसानी से पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि बीच में 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो गया, स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा हो गया, जिसके कारण H+ इस नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वहाँ तक आसानी से पहुँच नहीं पाएगा। क्लियर? आसानी से कहाँ पहुँच पाएगा? 1 डिग्री एमीन में, क्योंकि यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, तो उसके कंपैरिजन यहाँ पे ये क्या करेगा? आसानी से पहुँच जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर फॉर H+ कहाँ पे ज़्यादा हो? यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो रहा है, वहाँ पे आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ? 1 डिग्री एमीन ग्रेटर दैन 2 डिग्री एमीन ग्रेटर दैन 3 डिग्री एमीन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? देखिए
उसमें तो क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से 3 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या आया बेसिसिटी का, 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन, जस्ट अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 2 इफेक्ट हो गए। एक इफेक्ट और होता है, वो हम देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा, तीसरे इफेक्ट की हम बात करें, जो कि एलिफेटिक एमीन यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की बेसिसिटी को डिसाइड करेगा, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट या सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होगा उसमें, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से खेलेंगे हम। देखिए कैसे, देखिए भाई, अब अगर मैं बात करूं थर्ड इफेक्ट की, तो थर्ड इफेक्ट है सॉल्वेशन या सॉल्वेंट इफेक्ट। यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करेंगे भाई, रिएक्शन अगर हो रही है तो कोई ना कोई मीडियम तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हम सॉल्वेंट के रूप में क्या मान के चल रहे हैं कि वाटर सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर ही होता है ना, क्यों आसानी से अवेलेबल हो जाता है ना। तो देखिए हम मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट के रूप में यहाँ क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट। तो देखिए क्या होगा, अब सिर्फ हम सॉल्वेंट इफेक्ट के हिसाब से बेसिसिटी ऑर्डर निकालेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री एमीन की, तो 1 डिग्री एमीन RNH2। ये जो 1 डिग्री एमीन है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, लॉन पेयर के कारण क्या करेगा, H प्लस इसके पास चला जाएगा, और जैसे ही H प्लस इसके पास जाएगा तो अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा ये H प्लस, और क्या चीज़ बन जाएगी, देखिएगा RNH3 प्लस बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए क्या होगा, RN, 2 हाइड्रोजन तो पहले थे, एक H प्लस उधर चला गया, तो कितना हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस वाले केस में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 4 बॉन्ड बनाती है। तो जब भी कोई एटम अपनी कैपेसिटी से 1 बॉन्ड ज़्यादा बना देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर, ये कब होगा, जब एमीन कौन सा है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ऐसा कैसा 2 डिग्री एमीन के केस में भी होगा। 2 डिग्री में क्या होगा, सेम RNH और ये R, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो इस लॉन पेयर के कारण H प्लस इस पर अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद क्या बना देगा, ये 2R और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इससे, और वापस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए कि जब भी कोई एटम अपनी कैपेसिटी से 1 बॉन्ड ज़्यादा बना देगा तो उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी बात हो गई, 2 डिग्री एमीन की। ठीक है, 3 डिग्री एमीन भी बेसिसिटी शो करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, और इसी लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण इस पर कौन अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, और H प्लस अटैक करके क्या बना देगा, ये कंपाउंड बना देगा, 3 R और 1 हाइड्रोजन। जैसे ही 4 बॉन्ड बनाए, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये किसके केस में होगा, 3 डिग्री एमीन के केस में हो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ठीक है भाई। तीनों ही एमीन क्या कर रहे हैं, बेसिसिटी शो करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो तीनों पे ही H प्लस अटैक करेगा, और तीनों पे H प्लस अटैक करने के बाद ये 3 अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ बन जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें पता है कि हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, हर बार मैं बोलता हूँ, है ना। तो ये कंपाउंड भी स्टेबल होने चाहेंगे, है ना, ये एमीन भी क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। अब इधर देखिएगा, अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ये जो 1 डिग्री एमीन है ये इस स्पीसीज़ में आसानी से ईजीली कन्वर्ट होना चाहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कन्वर्ट होने के बाद इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो ये 1 डिग्री एमीन इसमें कन्वर्ट होगा कैसे, H प्लस को लेके ही तो होगा। H प्लस लेने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा हो गई 1 डिग्री एमीन में, तो हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि H प्लस लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होने का मतलब ही क्या होता है, बेसिसिटी का ज़्यादा होना। हम शुरू में ही देख रहे हैं, बात समझ में आई। अब
थर्ड वाला केस देखिए, अगर ये स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल हुई तो ये 3 डिग्री एमीन इसमें आसानी से कन्वर्ट होना चाहेगा। कन्वर्ट होगा कैसे? H+ लेके ही तो होगा। तो अगर ये स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल हुई तो 3 डिग्री एमीन में H+ लेकर इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी 3 डिग्री एमीन में H+ लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, यानी 3 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो स्पीसीज़ बनी है H+ लेने के बाद में, सारा खेल इनकी स्टेबिलिटी का है। इनकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड H+ लेकर इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कि H+ लेने की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा हो जाएगी, यानी उनकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? ये सब किस में हो रहा है? एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, यानी सॉल्वेंट के रूप में कौन प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो देखिएगा 1 डिग्री एमीन में H+ लेने से जो स्पीसीज़ बनी उसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2 डिग्री वाले एमीन में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। और 3 डिग्री एमीन वाले केस में कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। ठीक है। और सॉल्वेंट के रूप में चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। और वाटर क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, 1 डिग्री एमीन के केस में 3, 2 डिग्री एमीन वाले केस में 2 और 3 डिग्री एमीन वाले केस में 1, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखिएगा, वाटर का मतलब क्या हुआ? H2O। ये H2O, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी बढ़ जाती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने पर उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। तो इधर हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ज़्यादा है और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर भी होगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिएगा 1 डिग्री एमीन वाले केस में नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं या नहीं? इस तरीके से देखिएगा, O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है क्या है? हाइड्रोजन एटम 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ब्रिज का काम करता है। क्लियर? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या है? कि जो हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर डायरेक्टली जुड़ा हो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। यहाँ पर हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो अपनी लिस्ट में आता है नाइट्रोजन। लिस्ट में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन एटम इन 3 एटम से डायरेक्टली जुड़ा हो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्लियर? अब वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही पार्शियल नेगेटिव हुआ तो ये क्या बन जाएगा? दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। और वाटर के तीसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा? इस तरीके से। समझ गए? तो 1 डिग्री एमीन के केस में H+ एक्सेप्ट करने से जो स्पीसीज़ बनी उसमें 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन एटम वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? 2 डिग्री एमीन में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल के साथ। और 3 डिग्री एमीन में कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा? वाटर के 1 मॉलिक्यूल के साथ ही क्या कर देगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आप समझ गए। क्या समझे? कि 1 डिग्री एमीन में H+ आयन लेने से जो स्पीसीज़ बनी वो वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है।
2 डिग्री एमीन वाले केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बन रही है और 1 डिग्री एमीन वाले केस में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वाटर के साथ बन रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? अब हमें पता है जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो 1 डिग्री एमीन वाले केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए 1 डिग्री एमीन वाले केस में ये जो स्पीसीज़ बनी ये क्या होगी? हाईली स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये स्पीसीज़ वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमेशा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर? तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाली स्पीसीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी या ये वाली स्पीसीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी? दिखती बात है कि जो फर्स्ट स्पीसीज़ है ये ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इसकी तुलना में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगी? ये वाली स्पीसीज़ होगी। अब वापस पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आइए। मैंने क्या कहा था कि ये ज़्यादा स्टेबल हुई तो ये जो 1 डिग्री एमीन है वो H+ आयन को एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि हर चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। तो इस 1 डिग्री एमीन में इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि H+ लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी H+ लेकर इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमीन इसमें कन्वर्ट होगा कैसे? H+ लेके ही तो होगा। तो H+ लेने की टेंडेंसी इसमें क्या हो गई? 1 डिग्री एमीन में ज़्यादा हो गई। 1 डिग्री एमीन में H+ आयन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, तो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा हो गई? 1 डिग्री एमीन की ज़्यादा हो गई, 3 डिग्री एमीन की कम हो गई। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो सॉल्वेंट इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? समझ गए? ये पूरे अच्छे तरीके से रटना नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इधर देखिए, एलिफेटिक एमीन यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की जो बेसिसिटी हो 3 फैक्टर से डिसाइड होगी। कौन कौन सा? पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा कौन सा था? स्टेरिक इफेक्ट, और तीसरा कौन सा है? सॉल्वेंट इफेक्ट। ठीक है, अब आपके मन में ये आएगा कि हर इफ़ेक्ट के हिसाब से, तीनों इफ़ेक्ट के हिसाब से अलग अलग ऑर्डर आ रहे हैं बेसिसिटी का, तो वास्तव में एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी का? तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा ऑर्डर सही होगा, तो हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। तो बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन का सही ऑर्डर निकालने के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, और जो प्रैक्टिकली ऑर्डर हमें मिलता है वही ऑर्डर होता है इनकी बेसिसिटी का। तो जब भी आपके पास एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो प्रैक्टिकली ऑर्डर हमें क्या मिला वो प्रैक्टिकली ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डर तो आपको याद ही रखना है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली नहीं है, वो कैसा है? प्रैक्टिकली ऑर्डर हमें मिले हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? तो हमें क्या करना है, जब भी मैं बात करूँ एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी का, तो आपको प्रैक्टिकली ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मैं R ग्रुप चेंज कर दूं, कौन से ग्रुप चेंज कर दूं? R ग्रुप चेंज कर दूं, तो R ग्रुप चेंज होते ही, एल्काइल ग्रुप चेंज होते ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अलग होती है, इथाइल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अलग होती है। स्टेरिक इफेक्ट भी तो चेंज हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप छोटा होता है, इथाइल ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर मैं R ग्रुप चेंज कर दूँ, एल्काइल ग्रुप चेंज कर दूँ, तो भी ऑर्डर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? तो अब वो प्रैक्टिकल ऑर्डर क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको याद ही रखना है। और ये जो ऑर्डर है वो अगर मैं एल्काइल ग्रुप चेंज कर दूं तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप चेंज करते ही ये इफेक्ट भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेंज हो जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब वो प्रैक्टिकल ऑर्डर क्या आता है देखिए इधर। अगर मैं बात करूँ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, और एलिफेटिक एमीन का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है इनका? आपको प्रैक्टिकल ऑर्डर, यानी वो ऑर्डर जो लैब में प्रैक्टिकल करके निकाले गए हैं वो आपको याद रखना है। क्यों प्रैक्टिकल ऑर्डर ध्यान रखना है? क्योंकि अगर हम थियोरेटिकल ऑर्डर निकालें तो वो तो तीनों इफेक्ट के हिसाब से अलग अलग आ रहा है, तो वो तो सही होगा नहीं, ऑर्डर तो एक ही सही होगा। तो हम क्या करते हैं? लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल करके जो ऑर्डर सामने आया वही ऑर्डर सही माना जाता है। क्लियर? अब देखिए, अगर
मैं बात करूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की, तो RnH2 1 डिग्री, R2NH हो गया 2 डिग्री और R3N हो गया 3 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री एमीन, ये हो गया 2 डिग्री एमीन और ये हो गया 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अब इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि एल्काइल ग्रुप कौन सा है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप चेंज होते ही जो हमने इफेक्ट देखे थे तीनों वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अगर R एल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है, कौन सा है, मिथाइल, तो ऑर्डर कौन सा आता है प्रैक्टिकली, 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, लास्ट में NH3 जाता है, ध्यान रखिएगा 213 ऐसा ध्यान रखिएगा। कब, जब एल्काइल ग्रुप कौन सा हो, मिथाइल ग्रुप हो। अब अगर मैंने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मिथाइल की जगह क्या कर दिया, इथाइल कर दिया, यानी R इजिकल टू क्या कर दिया, C2H5 कर दिया, तो C2H5 होते ही इफेक्ट चेंज हो जाएंगे, इफेक्ट चेंज होते ही ये भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पीछे वाले ये जो दो है इनको इंटरचेंज कर देना। तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री और NH3 तो सबसे लास्ट में जाएगा ही। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो जब भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बेसिसिटी का ऑर्डर आए तो पहले ये देखिए कि एल्काइल ग्रुप कौन सा है, फिर एल्काइल ग्रुप के हिसाब से आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। और ये तो आपको याद ही रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाइएगा मत। क्यों? क्योंकि ये कैसा ऑर्डर है, प्रैक्टिकली लैब में प्रैक्टिकल करके हमने ये ऑर्डर निकाले हैं, तो ये ऑर्डर आपको याद ही रखना है डायरेक्ट। क्लियर? अब देखिए ये जो ऑर्डर है ये तो कौन से स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट के रूप में क्या प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, बेसिसिटी का ऑर्डर गैस फेज में पूछ लिया जाता है। कौन से फेज में, गैसियस फेज में। तो हमेशा ध्यान रखिए गैसियस फेज में सॉल्वेंट तो होगा नहीं, यानी जो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, वो सॉल्वेंट इफेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही सॉल्वेंट इफेक्ट ख़त्म हुआ तो बेसिसिटी के ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वहाँ पे तीनों का इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन कौन से तीन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट। तीनों के हिसाब से बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड होगा। लेकिन जब मैं बात करूं गैस फेज़ में, क्वेश्चन आ जाए बेसिसिटी ऑफ एमीन बताओ गैसेस फेज़ में, तो तीन इफेक्ट में से सॉल्वेंट इफेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही सॉल्वेंट इफेक्ट ख़त्म हुआ, अब हम प्रैक्टिकली ऑर्डर निकालेंगे तो उन ऑर्डर में सिर्फ किसका इफेक्ट शो होगा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और सॉल्वेंट इफेक्ट जैसे ही ख़त्म हुआ ये ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि गैस फेज़ में R बराबर CH3 होगा तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। R बराबर C2H5 होगा तो भी ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? गैसेस फेज़ में जो बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन है वो सिर्फ दो फैक्टर से ही डिसाइड होगी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट से। जो सॉल्वेंट इफेक्ट है वो यहाँ पे हम गैसियस फेज़ में नहीं देखेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट है ही नहीं गैस फेज़ में, कैसा सॉल्वेंट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? तो ये तो ऑर्डर हो गए एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का ऑर्डर। और गैस फेज़ में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जब एल्काइल ग्रुप हो CH3 और जब एल्काइल ग्रुप हो C2H5। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बेसिसिटी ऑफ एमीन से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप का ट्रिकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।